हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस और एक बार फिर से उपस्थित हैं हम लोग आरआरबी जनरल नॉलेज के साथ। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो हम लोग ये बुक सॉल्व कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित 15,210 क्वेश्चन वाला, उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री करा, फिर इंडियन पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, इकोनॉमिक्स अभी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि देखिए, मतलब काफ़ी 2-3 सालों से जिस तरह से वैकेंसी नहीं आ रही थी, अब देखा जाए तो एएलपी, टेक्नीशियन और जेई, उसके बाद एनटीपीसी, और अब मतलब अब सितंबर अक्टूबर में आपको ये भी क्वेश्चन मतलब ये ग्रुप डी भी आ रहा है। तो मतलब वैकेंसी का एक तरह से जो सूखा था वो अब बढ़ गया है। बस आपको अपनी तैयारी को इस लेवल पे ले जाना है कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठें उस एग्ज़ाम में आप अपनी सफलता के झंडे जरूर गाड़ें। और हम लोग का बस इतना प्रयास है कि थोड़ा बहुत भी अगर हम मदद कर पाएँ आपकी सफलता में, ये हमारे लिए जीत वाला विषय होगा। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जो जीएस का, साइंस का, मतलब जितना भी हो सके, और भी जो भी आपको लगेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टेप वाइज, जैसे एक बार जीएस का हम लोग कर रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश से भी थे तो इंग्लिश में भी कराया जा रहा है, साइंस भी इंग्लिश में कराया जा रहा है, हिंदी में भी करा दिया जाएगा इसके बाद। तो इस तरह से हमारा प्रयास ये है कि मैक्सिमम टाइम वो एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों का ये सारा कंप्लीट कराएं हम लोग। तो हमारी टीम इसी कोशिश में है। चलिए, इकोनॉमिक्स का जो अगला ये हम लोग कर रहे हैं वीडियो, उसमें आज हम लोग रिपोर्ट एवं सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को डैश द्वारा मापा जाता है। मानव विकास के सूचकांक को जो है मानव विकास सूचकांक के स्वास्थ्य घटक को जो है वो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से माना जाता है। HDI जो है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1970 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान, अमर्त्य सेन भारत तथा उनके सहयोगियों ने किया था। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसकी गणना 4 संकेतकों कौन सा है? जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया गया। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के आधार पर 2022 में 191 देशों में 132वां स्थान इंडिया का था। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रयुक्त होने वाला एक मानक नहीं है? देखिए, स्कूल शिक्षा से अपेक्षित, प्रति व्यक्ति सकल आय, जीवन प्रत्याशा, ये सभी था। ये रहने वाले क्षेत्र के आसपास का, ये आपका इसमें नहीं है। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा वर्ष कब प्रकाशित किया गया था? 1990 में प्रकाशित किया गया था। मानव विकास सूचकांक UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। महबूब उल हक जो थे वो पाकिस्तान से थे और अमर्त्य सेन भारत से। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान जो है 40वां था। अमेरिका इस सूचकांक में जो है प्रथम स्थान पर था। बौद्धिक संपदा की बात होगी उसमें। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश को समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? तो ये तो दोनों थे, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन थे, लेकिन उसका दिया जा रहा है महबूब उल हक को। प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में किसी देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु एक सांख्यिकी सूचकांक प्रस्तुत किया था। मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा के प्रति व्यक्ति आय का एक समग्र आंकड़ा था। इसमें वैसे अमर्त्य सेन की भी बात थी, लेकिन ऑप्शन में उस टाइप से नहीं दिया हुआ है कि दोनों आंसर हो,
यह मानव विकास की अवधारणा की बात होगी तो महबूब उल हक का ही माना जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है 2019 RSF में भारत वर्तमान में किस स्थान पर है? भारत जो है 140वें स्थान पर है। भारत 140वें स्थान पर है। 2018 में G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्री मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्ट्री मीटिंग जो है वो 2018 में अर्जेंटीना में आयोजित की गई थी। 2021 में इसकी जो है वो इटली में, और उसके बाद वाला जो अभी जो हुआ था लास्ट ईयर में वो इंडिया में हुआ था G20 का बैठक। ठीक है। कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक जो है आपका वो स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है विश्व आनंद सूचकांक में। विश्व आनंद सूचकांक 2015 में सर्वोच्च स्थान स्विट्जरलैंड, आइसलैंड को दूसरा और डेनमार्क को तीसरा स्थान मिला था। इस सूचकांक में कुल 158 देशों का सर्वेक्षण हुआ था। 21 के रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड सबसे खुशहाल देश, और जबकि भारत 139वें स्थान पर था। फोर्ब्स के 2016 दुनिया के अरबपतियों की रैंकिंग में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी कौन से? ये लेकिन 2016 के स्थिति में जो है उनका 36वां स्थान था, तो अब वो रिलीवेंट नहीं है अभी के हिसाब से अगर बात करें तो। मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है? तो जैसे देखिए, जीवन का स्तर पे करता था, लंबा एवं स्वस्थ जीवन था और ज्ञान था, शिक्षा का भी था, जीवन प्रत्याशा था कब तक लंबा और स्वस्थ, शिक्षा सूचकांक शिक्षा का स्तर, और आय सूचकांक जीवन स्तर था। तो इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है अधिशासन यहाँ आंसर हो जाएगा जो तुलना नहीं करता है। कौन सा देश दान सहायता फाउंडेशन के विश्व प्रदान इंडेक्स 2015 में शीर्ष पर रहा था? दान सहायता फाउंडेशन के हिसाब से अगर बात करें तो म्यांमार को दान सहायता फाउंडेशन के विश्व प्रदान इंडेक्स 2015 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था। 2019 में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, और 2019 में भारत जो है 22वां स्थान पे था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 को भारत भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया था? वो 76वां स्थान दिया था, और ये जो 2020 में जो है वो 86वां स्थान मिला था। ये सब अभी रिलेवेंट उतना नहीं है क्योंकि अब ये बदल गया है कि ईयर 2015 के आसपास है, तो छोड़ देते हैं इसको। 10 शक्तिशाली लोगों में 2015 में नरेंद्र मोदी का नाम था। 18वीं मेसर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व में किस शहर में रहने हेतु सर्वोत्तम माना गया है? सबसे अच्छा जो है वो आपको वियना को माना गया है शहर को सबसे अच्छा। फिर से ये 2015 की स्थिति में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान के बारे में पूछा गया है जो 130वां था। दुनिया की अरबपति बिलियनरों की फोर्ब्स 2016 की रैंकिंग में 1 नंबर पे कौन था? तो अब 16 के हिसाब से अगर बात करेंगे तो आपका बिल गेट्स था, लेकिन आज की स्थिति में जेफ बेजोस जो है वो है। वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? स्विट्जरलैंड है। भारतीय रेलवे की कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन मई इतना में प्रकाशित रिपोर्ट में किस स्टेशन को भारत में सबसे स्वच्छ A1 रेलवे स्टेशन घोषित किया गया था? तो ये आपका है सूरत। ये सभी क्वेश्चन जो है आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है क्योंकि ईयर काफ़ी पुराना है, तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण जिसे NFHS4 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? महिला साक्षरता में 74% की वृद्धि हुई। ये अब छोड़ देते हैं, ये भी 2015 का ही है, इसको भी छोड़ते हैं। ये 17 का है, ये भी छोड़ते हैं, ये भी 17 का है। देखिए, ये क्वेश्चन करने से अभी फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी उसको करेंगे हम और वो हमारा अभी के हिसाब से चेंज रहेगा। मानव विकास सूचकांक को 1990 में डैश के द्वारा विकसित किया गया था। ये महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था। UNDP जो संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम था उसके तहत किया गया था।
इसमें बोल रहा है कि न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मुंबई विश्व स्तर पर सबसे अमीर शहरों में कौनसेवें स्थान पर है? 12वें स्थान पे था 2019 में। फोर्ब्स संकलन के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट दुनिया का सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाले एथलीट की सूची में पहले नंबर पर है? तो ये फ्लोयड मेवेदर थे। उस टाइम में 100 उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में जारी की गई थी, जिसमें कि ये सबसे ऊपर की श्रेणी, प्रथम श्रेणी में थे। विराट कोहली उस समय जो थे 83वें नंबर पे थे। 2019 की बात अगर होती तो उसमें लियोनेल मेसी एक नंबर पर पहुंच गए थे। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये भी छोड़ देते हैं। 2018 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में था, जो पुणे था उस वक्त। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय के पहल पर किया गया था? मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा। विश्व बैंक के अनुसार 2017 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या थी? भारत की स्थिति जो थी उसमें 6वीं थे, लेकिन आज के डेट में है 5वीं है। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की बात की जा रही है। ग्राहक संतुष्टि इंडेक्स 2017 में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर का कौन सा स्थान था? ग्राहक संतुष्टि में पहला स्थान था। 2020 में जो है उदयपुर हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। निम्नलिखित राज्य सरकारों में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में खुशी विभाग हैप्पीनेस डिपार्टमेंट लॉन्च किया था? वो आपका मध्य प्रदेश में किया गया था, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। ये फिर से 2017 वाली ही बात है। ट्रिप एडवाइजर ट्रैवल प्रो चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 6वें स्थान पर रखा गया था? वो ताजमहल को रखा गया था टॉप 10 लैंडमार्क में 6वें स्थान पर। ये प्राइस इंडेक्स जो है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2017 का ही बात है। ये भी 2018 और 16 के बारे में कंपैरिजन किया जा रहा है। 18 का है, 16 का है। ये देखिए, अब राष्ट्रीय संगठन एवं मंत्रालय प्रमुख योजनाएं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री मेजर स्कीम, कृषि क्षेत्र की योजनाएं, इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। कहता है राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड, नेशन वाइड मिल्क ग्रिड बनाने के लक्ष्य के तहत ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ जो है 1970 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एगमार्क जो है अर्हित उत्पाद नहीं है? एगमार्क अर्हित उत्पाद जो नहीं है वो शहद नहीं है। जैसे शहद है, सब्जियां और मसाले एगमार्क अर्हित उत्पाद हैं। एगमार्क का एक प्रमाण चिन्ह होता है जो भारत में कृषि उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। तो शहद और ये जो है ये सब्जियां और मसाले, इससे बाहर होता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क चिन्ह लगा होता है उस वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित होती है। इस मानक को भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसकी स्थापना एगमार्क एक्ट 1937 के तहत के द्वारा की गई है। सॉरी, यहाँ जो है ना स्वर्ण आभूषण की बात होगी। ठीक है। केंद्रीय कार्यालय फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। एगमार्क का पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। अंततः प्रश्नानुसार स्वर्ण आभूषण कृषि उत्पादों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए वो उत्पाद नहीं है, एगमार्क उत्पाद नहीं है। निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? हरित क्रांति की विशेषता है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक एवं उचित उपयोग। हरित क्रांति का जनक जो है 66-67 में स्वामीनाथन को माना जाता है। नॉर्मन बोरेलॉग जो थे वो विश्व में थे, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक को नॉर्मन बोरेलॉग थे। और भारत में MS स्वामीनाथन थे 66-67 में। भारत में हरित क्रांति के ने विशेष रूप से डैश में कृषि उत्पादन में वृद्धि का नेतृत्व किया था। वो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया था। व्यापक फसल बीमा योजना जो है CCIS जो है 1985 से डैश प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सूखा, बाढ़ आदि से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता दिलाने के लिए ये प्रदान की गई थी। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। ये C नंबर आपका जो है हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP है।
गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो है IADP वर्ष डैश में गहन कृषि विकास में पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था। ये आपका हो गया 1960 ईस्वी, 1960। निम्न में से किस योजना के अंतर्गत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडार एवं वितरण करते हैं? ये आपका हो गया विकेंद्रीकृत खरीद योजना। विकेंद्रीकृत खरीद योजना 1940 के दशक में तैयार की गई इनमें से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित थी? ये आपका हो गया ये कृष्णामाचारी रिपोर्ट जो है 1940 के दशक में तैयार की गई इनमें से कौन सी रिपोर्ट विशेष रूप से कृषि मूल्यों पर आधारित है? कृष्णामाचारी रिपोर्ट। गाडगिल रिपोर्ट ग्रामीण साख पर आधारित था। गाडगिल रिपोर्ट। खेरागट रिपोर्ट जो है कृषि विकास पर आधारित था। सरैया रिपोर्ट सहकारिता पर आधारित था। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? वाल्मीकि अंबेडकर के आवास योजना की शुरुआत जो है दिसंबर 2001 में हुई थी। इनमें से किस संगठन ने स्पेन के कंगे लेडोस डी नावरा के साथ मिलकर 325 करोड़ की लागत से एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई पंजाब के लुधियाना में स्थापित करने के एक साझा उपक्रम की ओर कदम बढ़ाए हैं? ये इफ्को है। निम्न में से किस संगठन ने स्पेन के कंगे लेडोस डी नावरा के साथ मिलकर 325 करोड़ की लागत से एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई पंजाब के लुधियाना में स्थापित किया गया एक साझा उपक्रम की ओर कदम बढ़ाया? इफ्को है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इफ्को जो है विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है। इसके द्वारा 325 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पंजाब के लुधियाना में खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए स्पेन के कैगलोलेडोस डी नावरा के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की गई है। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वह किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय मसालों के विकास एवं विश्वव्यापी संवर्धन का एक शीर्षस्थ संगठन है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह बोर्ड भारतीय निर्यात एवं आयात के बीच की अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोचीन, केरल में स्थित है। मार्च 17 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन फिंगरलिंग को नीली क्रांति प्राप्त करने का शुरू किया था? मिशन फिंगरलिंग जो है वो आपको कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण के द्वारा नीली क्रांति प्राप्त करने की परिकल्पना की गई थी मत्स्य उत्पादन के लिए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में प्रारंभ किया जाने वाला इनमें से कौन सा एक नया कार्यक्रम है जिसे किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो वो बायोटेक किसान है। बायोटेक किसान जो है वो नया कार्यक्रम है। मृदा हेल्थ कार्ड जो है, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में आप क्या सच नहीं है? सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जो है वो आपको यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, ये सच नहीं है। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया है, किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत उद्देश्य मिट्टी के पोषक तत्वों की जांच करना, किसानों की उत्पादकता में सुधार लाना आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? PMFBY फसल बीमा योजना। पीएम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मंजूरी दे दी गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए जो 1.5% प्रीमियम और व्यावसायिक उद्यान फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय बांस मिशन डैश मंत्रालय के तहत प्रायोजित है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत प्रायोजित है। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरुआत किया गया है। सौर खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है।
केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? वो कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना केसर के लिए राष्ट्रीय मिशन निम्नलिखित में से किस योजना के तहत एक उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? कृषि विकास योजना। कौशल विकास योजना ये भारत सरकार की एक योजना है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी युवा वर्ग को संगठित करके उसके कौशल को निखार कर उसके योग्यता अनुसार रोजगार देना था। ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2014 को की गई थी। इस योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसे निम्नलिखित लाभ के लिए लॉन्च किया गया है। किसान और कृषि और किसान को मतलब लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी? कृषि और सिंचाई को पूरा करने के लिए। भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का क्या है? मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का जो डिटेल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब एक न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं इसको हिंदी में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब इतना मतलब मिनिमम रेट फिक्स कर दिया जाता है कि चावल है तो 2000 रुपये से कम में नहीं ये मतलब बिकेगा, और 2000 रेट में सरकार भी खरीदने की स्थिति में रहती है। वही है न्यूनतम समर्थन मूल्य। जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि एवं कल्याण से है, किसान कल्याण से है। कहता है न्यूनतम समर्थन मूल्य साल में 2 बार 22 फसलों के लिए CACP के सिफारिश पर घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा कुल 23 फसल की जाती है। इसमें किसान की पैदावार का बाजार मूल्य गिरने पर घोषित MSP दर पर सरकार उसकी उपज को क्रय कर लेती है। मतलब अगर उससे कम रेट में मार्केट में खरीदा जा रहा है तो सरकार उस रेट में खरीद लेगी। यही है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? संपदा योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सपोर्ट के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 17 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करना, फसल बर्बादी को कम करना। इस स्कीम का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। भारत सरकार ने सूखे से अस्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए सिंचाई स्रोतों के विकसित करने के उद्देश्य से देश के निवेश द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। मतलब ये 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। 2015 में ही 1 जुलाई 15 को शुरुआत की। हाल ही में समाचार में देखा गया कि ई नैम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ई नैम शब्द जो है आपका कृषि बाजार से संबंधित। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ENM जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम से परिकल्पना पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल के रूप में की गई है। इसमें कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण है। APMC और अन्य बाजार गोदाम का प्रसार करने के लिए मांग की गई। इनाम योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी क्षतिपूर्ति इंडिमेनिटी लेवल क्षतिपूर्ति स्तर जो है निर्धारित किए गए हैं? 3 क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं, 70%, 80% और 90%। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3 क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किया गया है, 70, 80 और 90। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 16 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत खरीफ फसल के 2%, रबी फसल के 1.5% और बागवानी फसल के 5% प्रीमियम का किस्त किसानों द्वारा देय होगा। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: प्राकृतिक आपदाओं, कीट, रोगों के परिणाम स्वरूप फसल में किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आय को स्थायित्व देना। ऑपरेशन ग्रीन्स मतलब एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन ग्रीन्स जो है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। ऑपरेशन ग्रीन्स जो है टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की TOP है। TOP ऑपरेशन ग्रीन जो है वो TOP है। ऑपरेशन ग्रीन जो है वो क्या है? TOP है, टमाटर, आलू और प्याज।
की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देना है और उससे किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। कुसुम का प्रधानमंत्री कुसुम योजना को नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड और सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिए शुरू किया गया। यह योजना किसानों को दो तरह से फायदा पहुंचाएगी। एक तो उन्हें सिंचाई के लिए फ्री बिजली मिलेगी और दूसरा अगर वह अतिरिक्त बिजली बनाकर ग्रिड को बेचते हैं तो उससे आय भी प्राप्त होगी। निम्न में से कौन परंपरागत कृषि विकास योजना PKVI का उद्देश्य नहीं है? PKVI का उद्देश्य जो है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना। बीमा राशि बीमांकित दर से प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम 5% होगा। रबी मतलब खरीफ पे 2%, रबी पे 1.5% है और बीमा ये बागवानी फसल पे 5 है। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, 3 वर्षों में 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे, वो सही नहीं है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी जो है वो 2007 में प्रदान की थी। राष्ट्रीय किसान नीति को 2007 में प्रमाणित की है। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? फसलों के लिए निम्नलिखित में से जो निकाय है वो CACP जो है वो अनुशंसा करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है CACP करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा CACP करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है उसका नाम। ग्रामीण वित्त पोषित में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए शीर्ष निकाय के रूप में किस बैंक की स्थापना की गई है? शीर्ष निकाय के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को किया गया है। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के लिए क्रियान्वयन करने के लिए मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन है? केंद्रीय एजेंसी जो है वो नेफेड है। नेफेड है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ जो नेफेड है वो वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी है। अतः यह वाणिज्यिक फसलों एवं मूल्य समर्थन संचालन के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी है, जबकि नाबार्ड देश में ग्रामीण एवं कृषि के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं कहता है कि बेटी स्कीम्स फॉर एजुकेशनल सेक्टर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? लाभार्थी बालिका के विवाह के समय प्रत्यक्ष बैंक अंतरण, DBT के माध्यम से नगद अंतरण, लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन का निषेध, बालिका शिशुओं की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना, बालिका शिशुओं की शिक्षा एवं सहभागिता सुनिश्चित करना। ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है निम्नलिखित में से उसका एक उद्देश्य ये नहीं है कि लाभार्थी बालिका के विवाह के समय प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से नकद अंतरण। ये बाकी सब के लिए जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई कि लिंग पूर्वाग्रह पर आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन का निषेध, मतलब अगर भ्रूण हत्या टाइप का जो बात है, और बालिका शिशुओं के उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना है उसको, और बालिका शिशुओं की शिक्षा और सहभागिता उसमें सुनिश्चित करना है। अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी की योजना निम्नलिखित में से कौन सा है? अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए तो उसके लिए पढ़ो परदेश योजना चलाया गया है 13-14 में। पढ़ो परदेश योजना 2013-14 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के संबंधित छात्रों को विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋणों पर ब्याज और सब्सिडी देना था। मतलब पढ़ो परदेश करके जो कार्यक्रम था वो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को बाहर में पढ़ाने के पर्पज से ये था कि उनको वहां इस तरह की सुविधा दी जाती है ताकि वो विदेश में पढ़ सकें और मतलब अपने समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में और अच्छा वो कर सकें। ठीक है।
अन्वेषा योजना, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? अन्वेषा योजना जो है वो आपका बी, उड़ीसा के द्वारा। अन्वेषा योजना जो है वो उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अन्वेषा योजना जो है वो उड़ीसा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए एक प्रदान किया गया, तो अन्वेषा योजना जो है वो उड़ीसा में है। पूरी देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना कौन सा है? एचआरडी मंत्रालय द्वारा शाला अस्मिता जो है बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए प्रारंभ किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो कम आयु में ही पढ़ने लिखने और समझने और प्रारंभिक ग्रेड की गणित पर केंद्रित है। इसे मंत्री के स्मृति ईरानी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। वो पढ़े भारत बढ़े भारत का योजना था। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का उद्देश्य 10 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक शिक्षा करना था। वो मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत जो है 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा की गई। इसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकीकरण करना था। भारत में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? वो 2009 ईस्वी में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया था। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि मतलब प्री नर्सरी से 12 तक की है। प्री नर्सरी समग्र शिक्षा जो योजना जो है स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षा संबंधी पहलुओं को शामिल है। यह सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आरएमएसए और टीचर एजुकेशन तीनों योजनाओं को समाहित करती है। अब वित्तीय समावेशन की योजना, स्कीम फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के संबंधित क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? ये मेघालय है। मेघालय 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला पहला राज्य बना। जनधन जैम, जनधन आधार और मोबाइल योजना की हाल ही में देश में शुभारंभ किया गया। 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जैम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो 50.4 करोड़ जनधन खाते खोले गए, ये सत्य नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम जो है वो 2 लाख तक का है। निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है? बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव से संबंधित सुनिश्चित करना है, वो प्रोजेक्ट सशक्त है। देश की सरकारी बैंकों के एनपीए तथा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या को दूर करने के लिए एक समग्र नीति 4 जुलाई 2018 को लागू किए जाने की घोषणा की गई। इस समग्र नीति प्रोजेक्ट सशक्त के नाम से लागू की गई, जिसे सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया। यह परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्रेडिट क्षमता, क्रेडिट संस्कृति और पोर्टफोलियो के सशक्तिकरण पर बल देती है। केंद्र सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के विलय प्रस्तावों की निगरानी के लिए डैश की अध्यक्षता में एक मंत्रालयिक पैनल का गठन किया है। वो अरुण जेटली की अध्यक्षता में किया गया था। सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने, सेवाओं को बेहतर बनाने और बिना बैंक खाते वाले ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेश को प्राप्त करने के लिए दर्पण डिजिटल एडवांस ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया किसने लॉन्च किया था? वो केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसको दर्पण भी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम डैश को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के लिए केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है जन धन योजना था। इस योजना के तहत सभी परिवार के एक बैंक खाता कम से कम अनिवार्य होना मतलब सुनिश्चित किया जाने का लक्ष्य रखा गया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए पंजीयन होने के लिए अधिकतम जो है उम्र जो है 65 वर्ष होनी चाहिए।
60 वर्ष से बढ़ाकर उसको 65 वर्ष कर दिया गया। वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? जनधन योजना शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ किया गया। इस योजना के वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन था जो भारत सरकार द्वारा किफायती तरीके से वित्तीय सेवाओं तथा बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, धन प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन ग्राहकों को तक पहुंच सुनिश्चित करना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी जिसे डैश नाम दिया गया था, जिसे स्वावलंबन योजना नाम दिया गया था। स्वावलंबन योजना जो था वो एक सहयोगदान पेंशन योजना है जो सितंबर 2010 से शुरू की गई थी। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करता था। केंद्र सरकार उन लाभार्थियों के एनएफएस खाते में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये का योगदान करेगी जिनका स्वयं योगदान प्रतिवर्ष 1,000 से 12,000 का होगा। स्वावलंबन योजना के तहत लक्षित लाभार्थी राज्य सरकारों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, निर्माण श्रमिकों, बुनकर, मछुआरे, किसान, डेयरी श्रमिक इत्यादि पेशेवर वर्गों के सह अंशदायी योजना के लाभार्थी हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में जो पहल की थी स्वावलंबन योजना था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी अगस्त डैश को शुरू हुआ था 15 अगस्त कब हुआ था? 15 अगस्त 95। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी जो है 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ बनी परिसंपत्तियों की समस्या का हल निकालना है? वो सशक्त है, सशक्त जो है उसका नाम है। राष्ट्रीय पेंशन योजना न्यू पेंशन स्कीम डैश द्वारा विनियमित है। नेशनल पेंशन स्कीम जो है पीएफआरडीए द्वारा विनियमित है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। डैश आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। ये 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए डैश नामक स्कीम शुरू किया था। वो 5 स्टार विलेज के नाम से स्कीम शुरू किया था। 5 स्टार विलेज के नाम से स्कीम शुरू किया था। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ₹100 का मासिक पेंशन प्रदान किया गया था। मासिक पेंशन जो है वो 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। 60 वर्ष की आयु के बाद जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। 1 फरवरी 2019 को बजट के दौरान इसकी योजना को शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसका उद्देश्य 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को 55 से 2,000 रुपये तक का जमा करना होगा। 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का लक्ष्य किससे था? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से था। उनको एक पेंशन सुनिश्चित करने का था 3,000 मासिक कम से कम। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि जो है वो 6,000 रुपये कर दी गई थी 3 महीने में। त्रैमासिक रूप से 6,000 रुपया, प्रतिवर्ष त्रैमासिक रूप से 2,000 रुपया और 6,000 प्रति वर्ष किया गया था। 2,000 करके 3 किस्त में दिया गया था वो पिछले उस बार। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों को अनिश्चित बाजार व्यवस्था के कारण ब्याज के रूप में
प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम बताइए। ये है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है वो 4 मई 2017 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की तरह ही है, जिसे 2014-15 में शुरू किया गया था। वय वंदन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक 15 लाख रुपए तक का निवेश 31 मार्च 2023 तक कर सकते हैं, जिसमें उन्हें अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण ब्याज के रूप में प्राप्त आय में संभावित भावी गिरावट से सुरक्षा तथा सेवा कर और जीएसटी से छूट दी गई है। यह योजना 10 साल के लिए 8% वार्षिक मासिक का निश्चित रिटर्न सुनिश्चित करता है। भारत सरकार द्वारा घोषित उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत छोटे एवं सीमांत कृषकों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष देने का जो बात हुआ था वो था ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उस योजना का नाम बताइए जो 18 से 70 वर्ष के आयु के पूर्ण दुर्घटनावश मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपया और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपया। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो था, जिसमें क्या है कि विकलांगता मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के मामले में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 के वार्षिक प्रीमियम पर जो है वो 2 लाख का दुर्घटना बीमा का दुर्घटनावश मृत्यु जोखिम का एक्सीडेंटल डेथ रिस्क जो है वो शुरू किया गया था। भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना सुमेलित नहीं है? भारत सरकार के इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार जो है वो सुमेलित नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना है, बालिका कल्याण को बढ़ावा देने के लिए है। उज्ज्वला योजना जो है गरीब परिवार के सभी महिलाओं को एलपीजी मुफ्त में देने के लिए है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के समग्र टीकाकरण के पर्पज से है। आयुष्मान भारत जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के पर्पज से है। भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की जाती है? सामाजिक पेंशन के रूप में जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। उसके बाद आपका हो गया भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का मुख्य एजेंडा क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने पर 8% की गारंटीकृत वापसी पर सुनिश्चित पेंशन फिक्स करना जो है वो करना है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो उद्देश्य है वो है गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। गैर कॉरपोरेट लघु व्यापार क्षेत्र को वित्तीय सहायता का प्रावधान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋणों की व्यवस्था की गई है। शिशु 50,000 रुपये तक, किशोर जो है 50,000 से 5 लाख रुपए और तरुण जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है कि शुरुआत जो है वो किनके समय में की गई है? नरेंद्र मोदी के समय में की गई है 28 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई है। इंद्रधनुष 2.0 जो है डैश से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 जो है वो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि क्या है? अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि जो है अटल पेंशन योजना के तहत जो है वो आपका 1,000 रुपये है। 1,000 अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान मासिक पेंशन न्यूनतम राशि जो है 1,000 रुपये है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रुग्ण या विफल उद्योगों के कार्य करता है? रुग्ण या विफल उद्योगों का कार्य जो है भारत का औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? ये आपका हो गया महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना जो है महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। किस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? वो आपका IGNOAPS इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत जो है 9 नवंबर 2007 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश में बीपीएल परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्धजनों को सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वन स्टॉप शैक्षिक पोर्टल तैयार किया है जो प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों से लेकर विद्वानों, अध्यापकों एवं जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम जो है वो साक्षात है। इस पोर्टल का नाम जो है वो साक्षात है। रोजगार एवं कौशल विकास की योजना। रोजगार एवं कौशल विकास जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 1993 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया। भारत में पहली बार काम के बदले अनाज फूड फॉर वर्क कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? फूड फॉर वर्क कार्यक्रम जो है 1977 में शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में शुरू किया गया था। मनरेगा के तहत जो वयस्क स्वेच्छाकर्मियों एडल्ट वॉलंटियर को अकुशल शारीरिक कार्य करने की न्यूनतम 100 दिनों के लिए गारंटीकृत योजना प्रदान किया गया था। यह जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, अधिनियम था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम जो है 100 दिनों के काम की गारंटी देता था। जवाहर रोजगार योजना 1989 डैश के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना जो है 89 शुरू किया गया था। भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 2000 से पहले जो भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए जो है कार्यक्रम के रूप में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1 अप्रैल 1999 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत में स्वरोजगार उपलब्ध कराना था। 1997 में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किए गए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SGSRSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSRSY का स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना था। सड़क किनारे छोटा मोटा धंधा काम करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? कि ये आपका है ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सके। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना हुआ है? मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना हुआ है? मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है कोक्स से बने शेर है। मेक इन इंडिया भारत का एक देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसका प्रतीक जो है कोक्स से बना शेर है, कोक्स से बना शेर है। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? भारत की स्टैंड अप योजना की जो मंशा है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। IRDP का रणनीतिक उद्देश्य क्या है? IRDP का रणनीतिक उद्देश्य जो है वो आपका ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है IRDP का मुख्य उद्देश्य। 2019 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने युवाश्री अर्पण योजना का अनावरण किया? युवाश्री अर्पण योजना का अनावरण जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया था 2019 में। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने में वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। युवाश्री अर्पण योजना जो है ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना निम्न में से किससे संबंधित है? युवा स्वाभिमान योजना जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शहरी युवाओं को हर साल 100 दिन के रोजगार देने से संबंधित युवा स्वाभिमान योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को इस रूप में भी जाना जाता है दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को जाना जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ जो है वो कब हुआ था? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ था। उस समय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उसे बोला गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामांकन जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम हुआ था और इसे 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? 2006 में जो शुरू की गई थी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन, वही MGNREG महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हो गया। केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीयता डाटा प्रदान करने की किसकी स्थापना की थी? वो अरविंद पनगडिया समिति। केंद्र सरकार ने रोजगार नीतियों के लिए विश्वसनीय डेटा तैयार करने का अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति का एक टास्क फोर्स की तरह कार्य करेगी। 2015 में नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था इन्हें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू किया जाता है। कौन सा राज्य सरकार सेवा सिंधु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी? यह प्लेटफॉर्म लोगों को घर पर सरकारी सेवा प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। ये आपका कर्नाटक सरकार ने सेवा सिंधु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके तहत लोगों को घर पर सरकारी सेवा प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में लागू की गई थी। इसके तहत जो है बेरोजगार युवाओं को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार के न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? पहले 100 दिन का था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना है? स्वरोजगार के अवसरों को PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, 93 में चालू हुआ था। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है आपका 1999 में शुरू की गई थी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999 में शुरू की थी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत जो है 14 नवंबर 2004 को शुरू की गई थी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को हुई थी। किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो ये है मनरेगा। आपका मनरेगा। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी? अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है वो आपको 50 किस कार्य की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होगी? 50 दिवस की बढ़ोतरी होगी। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई है? मतलब ये काम का अधिकार की गारंटी दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 4 स्तंभों में से एक नहीं है? वो है नई प्रक्रियाएं, नए क्षेत्र, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, सहभागिता। तो सहभागिता उसमें से शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया नामक अभियान के 9 स्तंभों का हिस्सा नहीं है? तो 9 स्तंभों का हिस्सा जन धन योजना जो नहीं है डिजिटल इंडिया अभियान भारत के समाज को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की पहल है। 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। 9 स्तंभ इसमें थे: ब्रॉडबैंड हाईवेज, सर्वत्र उपलब्ध मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सार्वजनिक प्रयोग की सहज सुविधा, ई प्रशासन, ई क्रांति, सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, प्रारंभिक कृषि कार्यक्रम शामिल है। इस संदर्भ में जनधन योजना इसमें शामिल नहीं है। वो समावेशी आर्थिक समावेश के पर्पज से उसका लागू किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में निम्न में से किस प्रमुख कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को उनके अपने ही संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों, उत्पादकों, संयोजकों आदि में संगठित करना और उनके लिए आर्थिक समावेशन और रोजगार सुनिश्चित करना था? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था। वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना डैश के अंतर्गत आता है। ग्रामीण कौशल्य योजना जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आता है।
समर्थ योजना जो है केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? समर्थ योजना जो है केंद्र सरकार के जो है वस्त्र मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है। इस योजना का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत देश के लोगों का वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में कौशल विकास किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसे किस वर्ष आरंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में इसका प्रारंभ किया गया था। इस पहल का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना है, जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना के शुभारंभ के साथ की गई थी। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल स्टार्टअप योजना, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना और भारत में नवाचार और उद्यमिता के लिए कई मजबूत एवं समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इस प्रमुख पहल का शुभारंभ कब किया गया? प्रमुख पहल का शुभारंभ जो है 16 जनवरी 2016 को किया गया। दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना, इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य है? ये है आपका मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है? रोजगार सृजन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना नहीं है। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए, कौशल विकास स्किल इंडिया के तहत कुशल पेशेवरों को एक मजबूत समुच्चय पूल बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने PMKVY 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया है। इसे देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया था। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। इसका लक्ष्य 2020 से 30 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। तो बोल रहा है कि यही है, 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करना था। तो ये सही नहीं है। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो है वो 89 में हुआ था। 1 अप्रैल 89 में 1989 में प्रारंभ हुआ था, जिसका मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 90 से लोगों को 90 से 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना था। अब बुनियादी ढांचा एवं नवाचार क्षेत्र की योजनाओं, स्कीम्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन सेक्टर। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का जो उद्देश्य था वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों, स्लम ड्वेलर्स को आवास और शौचालय उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरुआत की थी? प्रसाद योजना जो है वो भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसाद योजना पर्यटन मंत्रालय, यहाँ परिवहन नहीं होगा, पर्यटन होगा। ठीक है। इस योजना के तहत देश के पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना था। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 14-15 में पहली प्रसाद यानी तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव, पिलग्रिम्स रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रारंभ किया था। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू की गई थी। करने के लिए किसके साथ आशय पत्र SOI हस्ताक्षरित किया गया था? वो एडोब के साथ जो है वो नीति आयोग ने हस्ताक्षर किया अटल इनोवेशन मिशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है? ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो है अटल नगर छत्तीसगढ़ है। रायपुर का जो है वो नया रायपुर, वो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी जो है वो अटल नगर छत्तीसगढ़ है। भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? सेतु भारतम का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। सेतु भारतम का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना है। व्यावसायिक रूप से व्यवहार परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों के निवेश प्राप्त करने का उद्देश्य से 2015 में डैश सेटअप तैयार किया गया था। 2015 में जो है वो राष्ट्रीय निवेश एवं बुनियादी अवसंरचना निधि सेटअप किया गया था। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना 2022 तक सभी के लिए आवास के विचार पर चल रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना नामक प्रमुख योजना किसको बढ़ावा देता है? ये किफ़ायती आवास को बढ़ावा देता है। सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना कहाँ बनाई गई? सरकार द्वारा गिफ्ट शहर की योजना जो है वो अहमदाबाद में बनाई गई। गिफ्ट मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी शहर की योजना अहमदाबाद में बनाई गई है। यह देश का पहली अपनी प्रकार की स्मार्ट सिटी होगी। भारत सरकार का हृदय योजना का पूर्ण रूप क्या है? हृदय योजना का पूर्ण रूप नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हृदय योजना जो है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना जो है वो हृदय योजना को बताता है। अमृत का पूर्ण रूप क्या है? अमृत का जो पूर्ण रूप है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। योजना की शुरुआत जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरों में मजबूत सीवेज, जल और पानी की आपूर्ति अवसंरचना का निर्माण करना है। विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना शुरू की गई है? वज्र योजना शुरू की गई। विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वज्र योजना का शुरुआत किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी वज्र वज्र योजना शुरुआत किया। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को भारत लाना, देश में अनुसंधान का संचालन करना है। वज्र का वेब पोर्टल केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया है। डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ये स्वजल धारा योजना 2002 में शुरू किया गया था कि गांव में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? शहरी की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरुआत की थी। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सभी लोगों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना था। JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? JNNURM का जो पूर्ण रूप है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचालित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का सृजन किया गया? ये इंदिरा आवास योजना को पुनर्संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है 1 अप्रैल 2016 से। पूर्वी भारत के प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? वो प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन से संबंधित है। प्रधानमंत्री PMAY अर्बन की सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए इनमें से किस केंद्रीय एजेंसी को चुना गया है? वो NHB को नेशनल हाउसिंग बैंक को सब्सिडी को चैनलाइज करने के लिए चुना गया था। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? वो आपका हो गया विशेष रूप से गरीबों के लिए किफ़ायती आवास। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीज़ें नहीं दर्शाती है? वो बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, सक्षम शहरी यातायात और परिवहन। किफ़ायती आवास जो है वो स्मार्ट सिटी अभियान के तहत नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? समन्वय पोर्टल का उद्देश्य है सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रगति और क्रियान्वयन की निगरानी करना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रगति और क्रियान्वयन की निगरानी करना। केंद्र सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्राम योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक किसको विकसित करने की योजना है? गाँव को विकसित करने की। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक गाँव को विकसित करने की योजना है।
सतत विकास योजना स्कीम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? वो जुलाई 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था 2020 तक गंगा नदी को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गंगा एक्शन प्लान जो है राजीव गांधी द्वारा 85-86 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस सरकार ने 2019 में जल अमृत योजना की शुरुआत की थी? जल अमृत योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने 2019 में की थी। इस योजना के अंतर्गत लोगों को पानी के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करने और पानी की बर्बादी से बचाने के तरीकों के लिए प्रेरित किया जाएगा। जल वर्ष घोषित किया गया था राज्य सरकार के द्वारा 2019 में। जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों के एकत्र किए जाने वाले फंड का नाम क्या था? वो स्वच्छ गंगा फंड था। स्वच्छ गंगा फंड था। कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है? कुसुम योजना जो है वो सौर खेती को बढ़ावा देती है। कुसुम योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई किसानों की सौर कृषि पर आधारित योजना है। कुसुम योजना केंद्र सरकार के आम बजट 18-19 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा शुरू किया गया था। देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना 7 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चलाई गई है। इस योजना में विश्व बैंक और केंद्र सरकार का हिस्सेदारी 50-50% का है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग जो है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत इनमें से किस मिशन की शुरुआत की गई थी? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई थी। यह योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे ऊपर मासिक मजदूरी करने का लक्ष्य रखती है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए पहल में से एक है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक हम लोग इकोनॉमिक्स में कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। देखिए, आज हम लोग ये कर रहे थे, रिपोर्ट एवं सूचना कर रहे थे राष्ट्रीय संगठन एवं मंत्रालय प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो इसमें हम लोग देखे थे तो ये कृषि क्षेत्र योजनाएं, शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं, वित्तीय समावेशन, रोजगार एवं कौशल, बुनियादी ढांचा एवं नवाचार क्षेत्र की योजनाएं, सतत विकास। अब ये बचा है हमारा महिला एवं बाल विकास की योजनाएं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की योजनाएं, अन्य योजनाएं और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक क्षेत्र और विविध। तो अब मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम लोग 3-4 कर चुके हैं। अब 3-4 ही बचे हुए हैं टॉपिक। आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। हम लोग के द्वारा जो ये आपको सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है वीडियो के माध्यम से, अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो आप बेशक कमेंट करिए। हम लोग बेहतर करने का कोशिश करेंगे और आपके प्रिपरेशन में हम लोग सहभागी होना चाहते हैं कि आपको इस तरह से हम कोऑपरेट करें, हम लोग हेल्प कर पाएँ कि छोटी से छोटी हेल्प करें, मतलब जिससे कि आपके सफलता में हम लोग एक कह सकते हैं कि उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको और पुश कर दें ताकि आप निश्चित रूप से सफल हो जाएं। इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।